हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा। धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं और आपने सीखा कि धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं, ध्वनिक होती हैं, यानी कि उन पर किसी कठोर वस्तु से चोट की जाए तो वे आवाज़ उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा कि धातुएं जो हैं वो आघातवर्धक होती हैं, मतलब कि धातुओं को पीटकर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, उनमें से खींचकर तारें बनाई जा सकती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, या हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये सब हमने धातुओं के भौतिक गुण पिछली वीडियो में पढ़े। आज हम अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अधातुओं के भौतिक गुण जो हैं वो धातुओं से लगभग उल्टे हैं, लेकिन आज जो हम मेन चीज़ जानेंगे, जो हम मेन बात आज समझेंगे, वो हम पढ़ेंगे जो हम गुण धातुओं के पढ़ रहे हैं, क्या सभी धातुओं में वही गुण होते हैं या एक दो धातुएं ऐसी भी हैं जो उन गुणों को प्रदर्शित नहीं करती हैं, और क्या सभी अधातुएं एक जैसी हैं या कुछ अधातु ऐसी भी हैं जो बाकी अधातुओं से कुछ गुण अलग दिखाती हैं। तो पहले हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। अधातुएं जो हैं धातुओं की तुलना में बहुत ही कम हैं। 92 यानी कि 92 धातुएं हैं अब तक जो ज्ञात हैं, और जो अधातुएं हैं इनकी तुलना में बहुत कम है। उनकी संख्या सिर्फ 12 से लेकर 15 के बीच में है। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। अधातुएं जो हैं वो सिर्फ 15 तक हैं मैक्सिमम, और 6 ऐसे तत्व हैं जो उपधातुएं हैं। ठीक है, तो जो अधातुएं हैं वो धातुओं की तुलना में बहुत कम है। धातुएं तो 92 हैं, और जबकि अधातुओं की संख्या सिर्फ 15 तक ही है। अधातुओं के उदाहरण, आपने अधातुओं के नाम तो सुने हैं, लेकिन शायद आपने ये पढ़ा होगा पहले कि ये अधातुएं होती हैं जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी अधातुएं हैं। ब्रोमीन भी एक अधातु है जो द्रव होती है, यानी कि लिक्विड होती है ब्रोमीन। जो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ये तीनों ठोस होती हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैस होती हैं। और ब्रोमीन भी अधातु है जो द्रव रूप में होती है, और ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसी अधातु है जो द्रव है। बाकी सभी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। सिर्फ एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। ऐसे ही जो आपने धातुएं पढ़ी हैं, धातुएं लगभग सभी धातुएं ठोस होती हैं। एक धातु है पारा, यानी कि मरकरी, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। तो जो ब्रोमीन है वो एक अधातु है और द्रव है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? जैसे हमने धातुओं के गुणधर्म पढ़े हैं, क्या अधातुओं के भी कुछ गुण होते हैं? तो हम ये पता करते हैं कि कैसे होते हैं ये गुण। तो इसके आपने कार्बन जो है देखा हुआ है। कार्बन कैसे देखा है आपने? कोयले के रूप में। कोयला जो है वो कार्बन है, ठीक है, और आपने देखा कि वो ठोस होता है। कोयला ठोस होता है, वो कार्बन है। या आपने आपकी पेंसिल का जो लेड होता है ब्लैक कलर का, जो उसमें, वो भी कार्बन ही है। कार्बन जो है वो कई रूपों में पाया जाता है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कई रूपों में पाई जाती है, और उन सभी रूपों को अपरूप कहते हैं कार्बन के। तो कार्बन के अपरूप हैं कोयला, कार्बन के अपरूप है हीरा यानी कि डायमंड, और ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में होता है लेड ब्लैक कलर का, वो भी कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन, सल्फर तथा आयोडीन, इनके नमूने एकत्र करने हैं, यानी कि इनके नमूने लेने हैं। और कार्बन जो है वो काले रंग का होता है, कोयला काले रंग का है, ठीक है, और सल्फ़र जो है वो पीले रंग का होता है,
और आयोडीन। इनके ये थोड़ा थोड़ा लेना है और वो सभी हमने क्रियाकलाप करके देखने हैं जो हमने धातुओं के लिए किए थे। कैसे क्रियाकलाप, आप ये देखो, ये बनी हुई है सारणी। तो इसमें आप तत्व लिखोगे। तत्व यानी कि हमारे पास तत्व है कार्बन। कार्बन जो है उसको सी से लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बन का चिन्ह मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना था, यहाँ पर आप नाम लिखोगे। सतह का प्रकार, जो कार्बन है कोयला है, वो छूने में कैसा होता है, क्या वो चिकना होता है? वो कोयला तो चिकना नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन है और ग्रेफाइट चिकना होता है। आप उसको हाथ लगाते हो, जो पेंसिल का लेड है वो चिकना होता है। कठोरता, कठोर तो होते हैं ये, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भारी चीज़ से इसके ऊपर चोट करोगे, कोयले पर अगर आप एक हथौड़ा लेकर मारोगे तो वो तो टूट जाएगा। ऐसे ही पेंसिल का लेड भी टूट जाएगा। और अगर हम बात करें सल्फ़र की या आयोडीन की, सल्फ़र को एस से लिखते हैं, आयोडीन को आई से लिखते हैं। ये भी जो है किसी कठोर चीज़ से अगर इन पर चोट की जाती है तो ये टूट जाते हैं। तो इसलिए हम ना तो इनसे चादरें बना सकते हैं, यानी कि ये आघातवर्धक नहीं है, ना ही इनमें से खींचकर हम तारे बना सकते हैं, इसलिए ये तन्य भी नहीं है। क्योंकि आघातवर्धक का मतलब है कि पीट कर चादरों में बदलना। अगर आप कोयले को पीटना शुरू करोगे वो तो चूरा हो जाएगा, बिल्कुल उसका पाउडर बन जाएगा, चूर्ण बन जाएगा उसका, तो आप उसकी चादर कैसे बना सकते हो? यानी कि वो आघातवर्धक नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही वो तन्य भी नहीं है। कभी आपने सुना है कि कार्बन से खींचकर तारे बनाई गई हों? आप सोचोगे कि जो ग्रेफाइट है वो तार नहीं है। ग्रेफाइट की आप तार नहीं बना सकते हो, वो तो ठोस है बिल्कुल। तार जो है वो मुड़ जाती है, आप जानते हो। और जो पेंसिल के अंदर लेड होता है उसको आप मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें विद्युत की चालकता, कार्बन, हम बात कर रहे हैं कार्बन की, सल्फ़र की और आयोडीन की। तो विद्युत की चालकता, सल्फ़र भी विद्युत का चालक नहीं है, आयोडीन भी विद्युत का चालक नहीं है, यानी कि ये दोनों कुचालक हैं। कार्बन के जितने भी अपरूप हैं, मैंने आपको कौन कौन से अपरूप बताए? मैंने आपको बताया कार्बन का अपरूप है हीरा, कार्बन का अपरूप है कोयला, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में होता है, ठीक है। तो जो ये दो अपरूप हैं, ये दोनों अपरूप विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि विद्युत के चालक नहीं हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ध्वनिकता। क्या इनको किसी चीज़ से पीटने पर आवाज़ आती है टन की? किसी में से भी नहीं आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोयले पर अगर आप किसी भारी चीज़ से चोट करते हो तो वो तो टूट जाता है, आवाज़ तो आएगी नहीं उसमें से। तो आपने देखा कि जो अधातुओं के गुण हैं, अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़े अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। आप जैसे आपने धातुओं के भौतिक गुण नोट किए होंगे, वैसे ही आप अधातुओं के भी भौतिक गुणों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण तो पढ़ लिए। अब मैं वो बता रही हूँ आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो हम इसमें पढ़ेंगे, कि क्या सभी धातुएं एक जैसे गुणों का पालन करती हैं और क्या सभी अधातुएं एक जैसी होती हैं या उनमें से कुछ अलग होती हैं। तो जो अलग होते हैं ना, एक दो, उनको हम बोलते हैं अपवाद, ठीक है। सभी एक जैसे हैं। आपकी क्लास में मान लो कि सब बच्चे हैं, बहुत शांति से बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कि बहुत धमा चौकड़ी करता है, क्लास में डिस्टर्बेंस करता है, तो वो बच्चा आपकी क्लास में एक अपवाद है, वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। और अगर मैं बात करूं कि क्लास में सारे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, बहुत शरारती हैं, जब क्लास में टीचर पढ़ाती है तो वो सभी कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी वो पूछते हैं परेशान करने के लिए। लेकिन एक बच्चा है जो शांति से बैठकर पढ़ता है, तो वो एक बच्चा जो शांति से बैठकर पढ़ रहा है, उस शरारती बच्चों की क्लास में अपवाद कहा जाएगा, ठीक है। तो अपवाद का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम धातुओं के अपवाद और अधातुओं के अपवाद पढ़ते हैं। पहला है मरकरी। मैंने आपको बताया, अभी पहले भी बताया था कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी यानी कि पारा, मरकरी को पारा भी कहते हैं। मरकरी इंग्लिश का शब्द है, यहाँ पर इंग्लिश में हम मरकरी लिखते हैं। पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा क्या हुआ इसमें? अपवाद, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरे की अगर हम बात करें
तो मैंने आपको बताया था कि धातुओं का गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा तापमान पर पिघलती हैं। ठोस अवस्था में है तो अगर आप इनको पिघलाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा इनको। लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक काफ़ी कम है, जो जल्दी पिघल जाती हैं, और वो धातुएं कौन सी हैं? गैलियम और सीजियम। गैलियम को Ga इसका प्रतीक है और सीजियम का प्रतीक है Cs। इनका गलनांक बहुत कम है बाकी धातुओं की तुलना में। तो यहाँ पर जब हम गलनांक की बात कर रहे हैं तो गैलियम और सीजियम ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये इतना इनका गलनांक कम होता है कि अगर आपने हाथ पर रख लिया ना, हाथ पर रखने पर ही ये पिघलना शुरू हो जाती हैं। हाथ पर रखते हैं, हाथ हमारा तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पिघलना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो दो अपवाद हमने पढ़े। एक तो हमने प्राकृतिक जो अवस्था है, इनकी भौतिक अवस्था, धातुएं सभी कठोर हैं, लेकिन एक अपवाद है पारा, जो कि सामान्य ताप पर द्रव होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि सभी धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनके गलनांक कम होते हैं, ये बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। तो हमने एक ये अपवाद पढ़ा। अगला हम देखते हैं अधातु के बारे में। आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, अभी आपको बताया था आयोडीन अधातु है, लेकिन फिर भी ये चमकीली है। हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं ना, उनमें एक खास चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, एक ये गुण हमने अधातुओं का नहीं किया है, तो आप इसको भी सुन लो ध्यान से। अधातुएं देखने में मटमैली सी होती हैं, मैली सी होती हैं, मतलब उनमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन एक अधातु कौन सी? आयोडीन, ये चमकीली होती है। चाहे ये अधातु है फिर भी चमकीली है। तो ये अधातुओं में एक अपवाद है अगर हम चमक की बात करें तो। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में मिलती है, ये भी मैंने आपको बताया है, और हर रूप को कार्बन का अपरूप कहा जाता है। जो कार्बन के रूप मैंने आपको बताया, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, कोयला, ठीक है, और एक और भी होता है फुलेरिन, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। ये सभी को कार्बन के अपरूप कहा जाता है। सभी कार्बन के बने होते हैं। जो धातुएं हैं वो तो कठोर होती ही हैं, लेकिन अधातुएं इतनी कठोर नहीं होती हैं। लेकिन हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप है, ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में मिलने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे कठोर है हीरा। तो ये एक अपवाद हो गया अधातुओं में। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत अधिक होते हैं, जबकि गलनांक अधिक किसके होते हैं? धातुओं के। अधातुओं के गलनांक कम होते हैं, लेकिन हीरा एक ऐसी अधातु है जिसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्बन का एक और अपरूप है ग्रेफाइट, जो मैंने आपको बताया था अभी। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है, ये एक अपवाद है उसमें, और ये विद्युत का सुचालक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो दोबारा से धातु की। क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और हमने धातुओं के जो भौतिक गुण किए थे उसमें भी हमने किया था कि सभी धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतने नरम होते हैं, मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सब जो हैं हमने धातुओं के इनमें अपवाद पढ़े और अधातुओं के अपवाद भी हमने पढ़े। अब इसमें एक ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप में क्या है कि मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फ़र चूर्ण लेना है। मैग्नीशियम की पट्टी, जैसे आपने रिबन देखे होंगे, रिबन आते हैं, पतले रिबन आते हैं, एक थोड़े मोटे होते हैं, एक जो बिल्कुल पतले रिबन आते हैं। मैग्नीशियम के भी वैसे ही रिबन मिलते हैं। वो बहुत चमकदार होता है, मतलब जो कपड़े के रिबन होते हैं वो तो आप उनको हाथ में पकड़कर हिला सकते हो, लहरा सकते हो, लेकिन मैग्नीशियम का रिबन कठोर होता है। तो मैग्नीशियम का रिबन लेना है, छोटा सा टुकड़ा
और थोड़ा सा सल्फ़र। मैग्नीशियम जो है वो एक धातु है और सल्फ़र एक अधातु है। ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी को जलाना यानी कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है, और जब ये जल जाएगा तो बहुत ही चमकदार ज्वाला निकलती है, इसकी सफ़ेद रंग की बहुत चमक सी निकलती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी उत्पन्न हो जाती है, उससे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो उसकी राख को इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि जलेगा तो राख बनेगी। राख को इकट्ठा कर लेना है और उसको पानी में डाल देना है और उसको घोल देना है। ऐसा ही हमने सल्फ़र के चूर्ण को भी जलाना है। सल्फ़र का चूर्ण जब जल जाएगा और उसकी जो लपटें हैं वो शांत हो जाएंगी, वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद जब वो जल रहा होगा तो उसमें से धुआं निकलता है काफ़ी, और जो धुआं है ना उसको इकट्ठा करना है हमने, क्योंकि वो जो धुआं है सल्फ़र के जलाने के बाद जो उत्पाद बनता है वो होती है एक गैस, और वो गैस धुएं के रूप में निकलेगी, और उस धुएं को हमने इकट्ठा करना है। उसको इकट्ठा करके हमने पानी में डाल देना है। ठीक है, तो अब हमने दो हमारे पास घोल आ गए। एक घोल में तो हमारे पास क्या है, जो मैग्नीशियम को जलाकर जो बना था। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं, क्योंकि जलने के लिए सभी चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नामक चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये बन गया। मैग्नीशियम को जलाने पर जो राख बनी वो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने पानी में डाल दिया, इसको हमने जल में डाल दिया। ऐसे ही जब हमने सल्फ़र को ऑक्सीजन में जलाया, सल्फ़र को ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस है, इस गैस को इकट्ठा करके इसको भी हमने पानी में डाल दिया। तो दो घोल हमें मिल गए हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का घोल और एक सल्फ़र ऑक्साइड का घोल। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये जो दो घोल हमें मिले हैं, एक सल्फ़र ऑक्साइड का और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो घोल है, इनका जल में घोल, इनका जलीय विलयन। ठीक है, हम इसका घोल लिखेंगे लेकिन ये जल में है। तो ये जो घोल है इनको हम टेस्ट करते हैं अब लाल और नीले लिटमस पत्र से। तो हम देखेंगे कि इसके घोल में सल्फ़र डाइऑक्साइड के घोल, इसका जो घोल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। वो नीले के रंग को बदल रहा है, नीले को लाल कर रहा है। जबकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का घोल है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इससे आपको क्या पता चला कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जल में घोल क्या है, अम्लीय है, इसलिए वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में घोल क्षारकीय है, इसलिए वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जब सल्फ़र कैसे जलता है और मैग्नीशियम कैसे जलता है। तो लेकिन आप इससे पहले ये समझ लो कि जो अधिकांश अधातु हैं बिल्कुल इसी तरह से, सल्फ़र एक अधातु है, तो ज़्यादातर अधातुएं इसी तरह से ही ऑक्सीजन में जलकर जो ऑक्साइड बनाती हैं ना, उनको जब जल में घोला जाता है तो वो घोल अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसलिए अधातुओं के ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड जैसे कि सल्फ़र का ऑक्साइड जब हमने जल में घोला तो अम्ल बन गया, इसलिए अधातु के ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय होते हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं, इसलिए इन ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जबकि धातुओं के ऑक्साइड जब जल में घोले जाते हैं तो वो क्षारकीय विलयन बनाते हैं, इसलिए धातुओं के ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ कि जो मैंने आपको अभी मैग्नीशियम और सल्फ़र का दहन बताया ये कैसे जलते हैं। आप उसको देखो किस तरह से मैग्नीशियम जब जलाया जाता है तो किस तरह से ज्वाला उत्पन्न होती है और उसकी राख बनती है, और जब सल्फ़र के चूर्ण को जलाया जाता है जो कि पीले रंग का होता है तो वो कैसे जलता है। मैग्नीशियम और सल्फ़र का दहन हम देखेंगे। पहले हम मैग्नीशियम का दहन देखते हैं। ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको हम हाथ से नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये जब जलता है तो बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हमने इसको एक चिमटी से पकड़ना है। और आप देखो जैसे मैंने बताया था बहुत ही इसकी
सफ़ेद रंग की कितनी चमकदार इसकी ज्वाला है, उस चमकदार एकदम ये जल रहा है। और अभी ये जब जल जाएगा तो इसकी राख गिरेगी नीचे, ये इसकी राख है। और ये सल्फ़र है, पीले रंग का चूर्ण है ये। और इसको हमने जलाया तो ये जल रहा है। और जब ये जल रहा है, आप देखो किस तरह से जल रहा है, और इसके जलने से पूरा धुआं उत्पन्न होगा। और हमने उस धुएं को इकट्ठा करके परख नली में फिर उसको हमने जल में घोलना है। तो आपने देखा कि कैसे मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो उसकी राख बनी, और उस राख को परख नली के जल में डालकर अच्छे से मिलाना है। ऐसे ही जो हमने सल्फ़र के चूर्ण को जलाया तो उसके जो हमें धुआं जो उसका मिला, उस धुएं को हमने जल में घोलना है परख नली में लेकर। और फिर उनकी नीले और लाल लिटमस से हम इस विलयन की जांच करेंगे, ठीक है। और आप देखोगे कि सल्फ़र के दहन से जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, वो जब जल में घोली जाती है तो वो एक अम्लीय विलयन बनाती है। इसलिए अधातु का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि मैग्नीशियम के दहन से उत्पन्न जो राख थी वो एक क्षारकीय विलयन बनाती है जल में डालने पर। इसलिए जो धातु का ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है और समझ के करना है। फिर ये क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को करोगे। धातुओं के उदाहरण जो कमरे के ताप पर द्रव होती हैं, अभी आपने पढ़ा वो ऐसी धातु मरकरी है। सेकंड है, इसमें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है? वो है सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। थर्ड है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु बतानी है हमें, और आपने पढ़ा था कि वो धातु कौन सी है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, वो है तांबा और चांदी। और ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातु होती है? एक ही धातु है जो ऊष्मा की कुचालक है, वो आपने पढ़ी थी कौन सी धातु है। तो ये आपको अपने आप देखना है कि कौन सी धातु है जो कुचालक है, क्योंकि आप पूरा ये पढ़ चुके हो। सभी आंसर्स आपको कुछ आंसर्स मैं बता रही हूँ, बट कुछ आंसर्स आपको आपकी जो आपने अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है उसके बेस पर आपको खुद फाइंड करने हैं कुछ आंसर्स। एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आघातवर्धक और तन्य का अर्थ बताना है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी। तो आपका यहाँ तक का आपको अच्छे से ये समझना है और करना है। ओके।